हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपेडा के बारे में। अच्छा, तो अपेडा में आपको पता है कि आपके जो अपेडा एएम और एजीएम का एग्जाम है उसमें जो आपका अपेडा वाला पार्ट है, एक है आपका प्रोफेशनल पार्ट, एक है आपका अपेडा का पार्ट। सो आपको पता है कि उस अपेडा के पार्ट में आज की वीडियो हमारी जो ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ एपेडा, अम्पेडा और एपेडा एक्ट, इन सब के बारे में डिस्कस हो चुका है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ की बात क्यों करी हमने इस वीडियो में? बिकॉज आपको पता है कि जो जब बात की जाएगी अपेडा, मतलब कि एक्सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो एक्सपोर्ट कहाँ पर आएगा? जहां पर होगा ट्रेड। ट्रेड क्या है? व्यापार। तो ट्रेड होगा किनके बीच में? कंट्रीज के बीच में, है ना। एक्सपोर्ट, तो ट्रेड जब कंट्रीज के बीच में होगा तो उसे कौन मॉनिटर करेगा? उसे मॉनिटर करेगी आपकी एक इंस्टीट्यूशन जिसको कहा जाता है डब्ल्यूटीओ, है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसका बैकग्राउंड जानेंगे, इसके फंक्शंस जानेंगे, ठीक है। एंड जानेंगे कि क्यों डब्ल्यूटीओ की नीड हमको फील हुई, क्यों डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश करने की जरूरत हुई। ओके, तो जब घर में लड़ाइयां होती है तो उसे कौन सॉल्व करता है? आपके पेरेंट्स, है ना। अगर इंसानों के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो फिर आप देखते हैं कि फिर वो मामला जाता है पुलिस में, कोर्ट में, है ना। फिर जाके आपके जजेस जो है उस मामले को सॉल्व करते हैं। अगर आप बात करेंगे ट्रेड की, है ना, तो जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, अगर उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है ट्रेड से रिलेटेड, कुछ भी चीज का मॉनिटर कर डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को मॉनिटर करता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसकी नीड हुई, ठीक है। तो दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जानेंगे इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसकी जरूरत क्यों हुई? तो आपने हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि पहले आता था बार्टर सिस्टम, है ना। तो हम चीजों को एक्सचेंज करते थे, थिंग्स के बदले में थिंग्स, है ना। तो ऐसे चीजें एक्सचेंज होती थी जिसे आप क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। तो ये सब चलता रहा, है ना, चीजें चलती रही। फिर आया आपका एक दिन जिसे कहा जाता है ब्लैक फ्राइडे, सॉरी ब्लैक ट्यूसडे। तो ब्लैक ट्यूसडे किसे क्यों कहा गया? सो ब्लैक ट्यूसडे आया आपका अक्टूबर 29, 1929 में, ठीक है। तो इस दिन में क्या हुआ कि जो स्टॉक्स थे वो क्रैश कर गए, स्टॉक्स क्रैश कर गए, बहुत सारे बैंक को बंद करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स थी वो सेविंग्स क्या गई? डूब गई। तो इसलिए इस दिन को कहा गया ब्लैक ट्यूसडे। अब इस ब्लैक ट्यूसडे का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ब्लैक ट्यूसडे तो हो गया, ठीक है, कि हमारे स्टॉक्स क्रैश कर गए, बैंक बंद हो गए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ी। अब इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि जो आपका क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिला नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ा और जो आपका डेट था वो डेट सेम रहा। तो तो जो अमेरिका था, तो अमेरिका ने क्या किया? अपना जो इंपोर्ट टैरिफ था, इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। तो इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया। अब उसी को देख देख के बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन्होंने भी क्या करा? अपना अपना इंपोर्ट टैरिफ्स को राइज कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका ब्लैक ट्यूसडे का दिन जहां पर क्या हुआ? अ शार्प फॉल इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका क्रैश कर गया, बहुत सारे बैंक जो है बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की सेविंग्स डूब गई। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आया आपका द ग्रेट डिप्रेशन विच लास्टेड द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तब तक चलता रहा जब तक आपका वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन हुआ फिर, ठीक है। तो अब इसका कॉज क्या था? टू मच डेट टू बाय स्टॉक, ग्लोबल प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए क्या किया गया? इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर आया आपका इस टैरिफ, जो आपका इंपोर्ट टैरिफ्स है इसको बढ़ा दिया गया जब, तो जो ट्रेड था वो ट्रेड फेयर नहीं हुआ। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे कहा गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, जिसे कहते हैं गैट, जो बाद में एब्जॉर्ब होके फिर क्या हुआ? डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली ये एक में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जस्ट एक जर्नल एग्रीमेंट था, ठीक है, जो साइन किया गया इन 1947 बाय 23 कंट्रीज ने इसको मिलकर साइन किया, ठीक है। कौन से ईयर में? दैट वाज इन 1947, ओके।
तो दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसका पर्पस क्या था कि जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उनको लिबरलाइज किया जाए, ठीक है, ताकि फेयर ट्रेड जो है वो फेयर ट्रेड हो पाए। तो इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो आप कह सकते हैं कि ट्रेड को लिबरलाइज करना, है ना, ताकि जो गवर्नमेंट जो आपके क्या है नेशंस हैं, तो नेशंस के बीच में फेयर ट्रेड हो, इजी ट्रेड हो पाए। तो इसीलिए गैट को लाया गया। बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स, अब कैसे करेगा ये फेयर ट्रेड? बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड रिड्यूसिंग कोटास अमंग मेंबर कंट्रीज। तो अब इसने कहा कि आप क्या करिए, टैरिफ्स को कम कर दीजिए, ठीक है। तो मेंबर कंट्रीज को कहा गया कि अपने टैरिफ्स को कम कर दीजिए। अब लास्ट में क्या हुआ, जो आपका गैट था ना, इसके फेल होने के कुछ रीजंस थे, ठीक है। अब क्या क्या रीजंस थे जिसके बाद इसको क्या किया गया, WTO में, मतलब बहुत सारे नेगोशिएशंस राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है, नेगोशिएशंस हुए, फिर उसके बाद उसको WTO में एब्जॉर्ब कर दिया गया। तो इसके रीजंस क्या थे? पहला रीजन ये था कि इसकी कुछ फेवरिंग कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन पे जो डेवलप कंट्रीज थी उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज थी उन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि आपकी अपनी कंट्री है उस पर लाइक दिस कंट्रीज, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। अब ये कोई ना एक सेट ऑफ रूल स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि आपका WTO है वो एक रूल्ड स्ट्रक्चर है, तो ये जो आपका गैट था ये एक रूल्ड स्ट्रक्चर नहीं था। एंड इसमें क्या था, इसमें गुड्स तो इंक्लूड था, लेकिन जो सर्विसेज और IPR है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। वो किस में इंक्लूडेड है, वो WTO में आपकी जो सर्विसेज हैं प्लस IPR है वो आपके WTO में इंक्लूड है। अब कौन सा राउंड था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज उरुग्वे राउंड, कंडक्टेड फ्रॉम 1987 टू 1994। कितने साल तक चला ये? 7 साल तक, ठीक है। तो 87 से 94 तक। एंड जो एग्रीमेंट था दैट वाज मरक्केश एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा राउंड था, एंड जो एग्रीमेंट था दैट इज मरक्केश एग्रीमेंट, जिसके बाद क्या हुआ, WTO को स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि WTO कौन से एग्रीमेंट के तहत आया है, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ है, तो दैट इज मरक्केश एग्रीमेंट। अब आप ये सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये है WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में, ओके। फिर जो आपका WTO है वो लाया गया ताकि वो क्या है, एक रूल स्ट्रक्चर है और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो ये ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके साथ डील करता है, नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें डील करता है। एंड इसका जो गोल है वो क्या है, दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली प्रिडिक्टेबली एज फ्रीली एज पॉसिबल, ठीक है। तो जो फ्री ट्रेड वो हो पाए, ताकि जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो वो बढ़े और आपकी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव करे, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट को फिर इसी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। फिर एंड इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, तो दैट आर 164 मेंबर कंट्रीज हैं। लास्टली जो इसमें ऐड हुआ है वो है अफगानिस्तान, ओके। एंड इसमें क्या इंक्लूडेड है, यूरोपियन यूनियन, एंड 23 जो है इसके ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड इसकी जो DG हैं वो DG इनकी क्या है, फर्स्ट फीमेल DG है, एंड इनका नाम क्या है, ओकोंजा इवेला, ओके। सो ये आपकी फीमेल DG है, अभी रिसेंटली जो DG बनी है, तो ये है। अब जान लेते हैं WTO के फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है WTO। सो फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। अब जब भी नेशंस को आपस में ट्रेड करना होता है तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो आपस में नेगोशिएट कर सकें, ठीक है। तो ये जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर उनको नेगोशिएट करना है तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है WTO। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। तो जो आपकी इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको मॉनिटर करता है कि उनमें जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज कॉम्प्लाई करनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज से, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 164 मेंबर कंट्रीज, उनको क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस
प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑब्वियसली जब स्टैब्लिश हुआ था तो स्टैब्लिश होने का रीजन ही क्या था, मतलब एक मेजर रीजन यही था कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। नेक्स्ट इज कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हो गए आपके UN and IMF। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो साइट पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें अवेल कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। एंड आप क्या करिए, प्रिपेयर करते रहिए। क्वेरीज हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।